संसद में जो बवाल हुआ वो बवाल सिर्फ संसद तक नहीं रहा, अब बाहर भी वही चल रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। संसद में रमेश बिधूड़ी का दिया गया बयान जबरदस्त तरीके से उस पर घमासान मचा हुआ है। हालांकि रमेश बिधूड़ी के सपोर्ट में निशिकांत दुबे और हरनाथ सिंह यादव उतर आए। इन सब के बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिधूड़ी के बयान पर बड़ा रिएक्शन देते हुए कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होगी। अब संसद में लिंचिंग वाला बयान क्यों दिया गया, ओवैसी के बयान के क्या क्या मतलब हो सकते हैं, बिधूड़ी और दानिश अली के मामले में निशिकांत दुबे और हरनाथ सिंह यादव की एंट्री और उनका बयान कितना अहम है, क्या मामला कुछ और था, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? नो कमेंट है, वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नो कमेंट है, वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नो कमेंट है, वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट। मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष को एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, राज्यसभा के सांसद होने के नाते पत्र लिखा है और मैं आश्चर्यचकित था कि आखिर रमेश बिधूड़ी जैसे बहुत अनुशासित और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करने वाले लोकसभा के सदस्य, उन्हें वो इतने क्या नाम है आपत्तिजनक शब्द उनके मुखारबिन से कैसे निकले। तो मैं जब गहराई में गया तो मुझे जानकारी मिली कि कुंवर दानिश अली सांसद जी ने, क्या नाम है, माननीय प्रधानमंत्री जब वो बोल रहे थे चंद्रयान 3 के ऊपर, उस समय बार बार वो टोक रहे थे और फिर उसके बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा किया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नीचे, और तमाम इस प्रकार के शब्द किए। तो इस प्रकार के अमर्यादित आचरण को, दानिश अली के अमर्यादित आचरण के कारण से वो उत्तेजित हो गए और इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की। इसके बाद भी मैं संसद के अंदर अमर्यादित आचरण का, अमर्यादित मान मर्यादाओं का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करता। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति, लोकतंत्र के मंदिर की जो प्रतिष्ठा है उसको गिराने वाले काम है। लेकिन मुझे आश्चर्य यह है कि समूचा विपक्ष क्या नाम है जिस तरीके से उनके बयान के पीछे पड़ गया, एक का भी किसी के भी मुखारबिन से, क्या नाम है, दानिश अली ने का जो कृत्य था वो उनके मुखारबिन पर नहीं आया। उसकी वो जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने जो है गलत शब्दों का प्रयोग किया और वो पूरी दुनिया देख रही है। कोई भी सभ्य समाज में यदि रहेगा तो इन चीज़ों को जो है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में विरोध करने के अपने महत्व हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा जो है वो बनी रहनी चाहिए। और रमेश बिधूड़ी जी ने जो शब्द उपयोग किया वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो गलत शब्द है और इन शब्दों का प्रयोग जो भी करते हैं वो निंदनीय है। आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले देश का सवाल क्या है। पहला, क्या ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं? संसद को लेकर एक सांसद का ऐसा बयान क्यों? क्या बिधूड़ी बहाना है, 24 पर निशाना है? क्या मॉब लिंचिंग के जिक्र से ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड खेल दिया? ये 3-4 इश्यूज हैं जिसको लेकर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, दानिश कुरैशी, प्रवक्ता एआईएमआईएम की तरफ से हैं, अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, सैयद जवाद साहब, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सीधे राकेश त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। राकेश जी, बात जो शुरू हुई थी, वो जो पहला एपिसोड था, चंद्रयान को लेकर लोकसभा में डिस्कशन चल रहा था, काफी देर रात चला, जब वुमेन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा से पास हो रहा था, उस वक्त की यह घटना है। उस वक्त बयान भारतीय जनता पार्टी के सांसद बिधूड़ी साहब ने दिया था।
उस पर विक्टिम जो थे वो दानिश जी थे, जिन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी और कहा साहब अगर नहीं होगा तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद एंट्री होती है निशिकांत जी की, उसके बाद एंट्री होती है अन्नाथ यादव जी की, उसके बाद एंट्री होती है रवि किशन जी की, और अब ओवैसी साहब हैदराबाद से। तो ये मामला अपशब्द का था, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का था, अब मामला हिंदू मुसलमान टाइप का हो गया। रजत जी, रमेश बिधूड़ी जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसको वाजिब तो किसी ने नहीं ठहराया, किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की, किसी ने रमेश बिधूड़ी जी के शब्दों को इंडोर्स नहीं किया है। सबने माना कि ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें निशिकांत दुबे जी ने अपने पत्र में उठाई हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हरनाथ सिंह जी ने भी कही हैं और रवि किशन जी ने भी कही हैं। विशेष तौर पर रवि किशन जी ने जिस तरह से कहा है कि दानिश अली हैबिचुअल ऑफेंडर है, लगातार वो इस प्रकार की उकसावेपूर्ण बातें करते हैं जिसके कारण आक्रोश में इस प्रकार की बातें निकली होंगी। मैं फिर भी इसके बाद भी कह रहा हूं कि किसी भी क्रिया के नाते इस प्रक्रिया को वाजिब और जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अगर कोई क्रिया हुई है तो निश्चित तौर पर उस क्रिया पर भी चर्चा होनी चाहिए, उसको भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। अगर रमेश बिधूड़ी जी के बयान आपत्तिजनक हैं, जिसको हम आपत्तिजनक कह रहे हैं, तो दानिश अली की बातें जो रहे उनको आपत्तिजनक दायरे में क्यों नहीं रखा जा रहा है, क्यों नहीं उस पर कोई समझाइश उत्पन्न कर रहा है। और जिस तरह से इस पूरे मामले को अपने एक विशेष अंदाज में हर बात को मजहबी एंगल तक घसीटते जाने में कुख्यात असदुद्दीन ओवैसी साहब, कोई बात हो कहीं पर भी हो उसमें कैसे मजहब का एंगल ढूंढ लिया जाए, यही असदुद्दीन ओवैसी साहब की विशेष यूएसपी है। और वो आखिरकार इसको ढूंढ करके ले गए और उन्होंने कहा कि इस सदन में मॉब लिंचिंग हो जाए। ये मॉब लिंचिंग, इंटॉलरेंस, ये सारे शब्द गढ़े तो गए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में अवार्ड वापसी गैंग ने मॉब लिंचिंग और इंटॉलरेंस जैसे मुद्दे गढ़ करके तमाम अवार्ड वापसी की थी। क्या हुआ था परिणाम उसका? सच्चाई यह है, इस देश सहिष्णुता के साथ चलता है, गलत को गलत अभी भी बड़ी संख्या में लोग कहते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी रमेश बिधूड़ी जी की गलतियों को ये कहा कि आपने जो कहा है, इस पर अपना पार्टी को नोटिस भी दिया, वो अपना जवाब देने भी डट्टा साहब से। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब है, AIMIM। दानिश भाई, ये जो मामला था, पहली बात तो दो लोगों के बीच में था, वो था दानिश जो जेडीयू में थे, पहले बसपा के सांसद हैं दानिश साहब, कुंवर दानिश अली, और दूसरा मामला था रमेश बिधूड़ी के बीच में। मेरी जो जानकारी है, जो प्रथम दृष्टि थी, वो ऑन रिकॉर्ड चीजों को देखा जा रहा था लोकसभा में। ये जो एंट्री ओवैसी साहब की हुई और इस पर ये मजहबी एंगल आ गया कि नहीं साहब मुसलमान होगा तो उसकी लिंचिंग अब हो जाएगी, वहां संसद के भीतर भी हो सकता है लिंचिंग हो जाए, ये कहां तक जायज है? ये तो दो लोगों के बीच की बात थी, ओवैसी साहब बीच में क्यों? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपकी करना चाहता हूं, हमारे शायद लगता है तब तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता पैनलिस्ट हैं वो के लिए जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं हम इसका आचरण नहीं करते, दूसरी तरफ आप रिवाइंड कर, उन्होंने ओवैसी साहब के लिए वो जो आचरण। ठीक है दानिश जी, थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत है, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। एक बार हमारे साथ सैयद जवाद साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है। जवाद साहब, ये तो प्रिविलेज का एथिक्स कमेटी का मामला है, संसदीय प्रणाली का मामला है, ये अंदर की बहस थी जिसे बाहर एक मजहबी रंग दे दिया गया। क्यों दिया गया? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं करते, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आप कह रहे हैं जो रमेश बिधूड़ी ने कहा उसको स्पंज कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। हाँ। लेकिन आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। नहीं 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 नहीं, लोग बिल्कुल जवाब है, बिल्कुल गलत। एक्सपंज किया गया, वो एक प्रोसीजर था। जो फैक्ट होता है, लोकसभा स्पीकर स्वयं कहते हैं कि साहब फैक्ट्स निकालिए, फैक्ट्स क्या है, उसको एग्जामिन किया जाता है और उसके बाद तय होता है कि ये प्रिविलेज कमेटी में मामला जाएगा, एथिकल कमेटी में, एथिक्स कमेटी में जाएगा और उसके बाद उस पर फैसला होता है। जो अल्फाज उन्होंने इख्तियार करे हैं वो दिलों से तो नहीं एक्सपंज हो पाएंगे, आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अच्छा। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये आज की बात नहीं है। आप देखिए सदन के अंदर क्या कहा गया, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल से माफ करा, आज तक नहीं करा। यही आती है ना सांसद भोपाल की, उनके अल्फाज क्या थे सदन के अंदर जिसके ऊपर हंगामा हुआ था। आप देखिए जाके, ऐसे तमाम ऐसे मुख्यमंत्री जो दिन रात जहरीली बयानबाजी करते हैं, उनको दिल से माफ करेंगे नहीं करेंगे। और विदेश में जब जाते हैं तो
तो अपने आप को सबसे ज्यादा सेकुलर नेता, सबसे ज्यादा गांधीवादी विचारधारा का नेता बताने वाले कौन लोग हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। जब कोई विदेशी समिट होती है, G20 हुई, तो उसमें आप अपने आप को सबसे ज्यादा सेकुलर दिखा रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? इस देश की आवाम को आप क्या बेवकूफ समझते हैं? इस देश की आवाम बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। दिन रात जो आपने जहर घोला हुआ है हिंदू और मुसलमान के नाम का, अरे लिंचिंग तो हो गई, माउथ लिंचिंग हो गई। आपने जो जबान से अल्फाज इख्तियार करे हैं वो ताउमर याद रखे जाएंगे, लेकिन ये वक्त की नजाकत है, हालात है, देखते हुए कि यहां की अकलियतें खामोश इसलिए हैं कि हम मुल्क का ताना बाना नहीं खराब हो सकता। ये मुल्क साजी विरासत का है, ये देश गांधीवादी नहीं, तो आरोप तो आप दोनों तरफ है। जवाब भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ विचारधारा रमेश बिदुड़ी पर है। बीजेपी के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि बिदुड़ी साहब ने जो कहा गलत किया, शो कॉज नोटिस मिला, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जो दानिश ने बात कही है वो भी ठीक नहीं है। सुनिए सर, यही लोग मानसिकता के लोग, जब गांधी जी की हत्या करी गई तो इस देश में जश्न मनाया गया कि ये बात सत्य नहीं है। और कौन सी मानसिकता के लोग हैं, कौन सी विचारधारा के लोग हैं? आज वो आकर के बयानबाजी कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। लिंचिंग हो चुकी उनकी, ठीक है। आ रहा हूं अशोक यादव जी के पास जा रहा है, ठीक है, आ रहा हूं, जवाब एक मिनट भूल नहीं पाएगा अशोक यादव जी। ये जो पूरा मामला था ये सदन के भीतर का मामला था, लेकिन इस पर राजनीति अब पूरे देश में हो रही है। हैदराबाद से लेकर कश्मीर और लखनऊ तक इस पर राजनीति हो रही है और इसको एक मजहबी रंग दे दिया गया है। फायदा किसका? अनुराग जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये बात सिर्फ रमेश बिधूड़ी जी और दानिश अली साहब के बीच नहीं थी। ये बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की उस विचारधारा का प्रदर्शन था लोकसभा में, जो लगातार सड़कों से लेकर के और अन्य प्लेटफॉर्म पे उसका प्रदर्शन होता है। तो ये सिर्फ रमेश बिधूड़ी नहीं बोल रहे थे, ये पूरा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे लोकसभा में उस दिन। क्योंकि आप देखेंगे उनके जस्ट बगल में हर्षवर्धन जी बैठे थे, सीनियर मिनिस्टर हुआ करते थे, और रविशंकर प्रसाद जी, दोनों लोग हंस रहे थे। मतलब उनको बड़ा आनंद आ रहा था इस बातें सुनकर के, इस तरह की। तो ये नई संसद का श्री गणेश इस तरह से देश कल्पना नहीं किया था कि नई संसद का श्री गणेश इस तरह से होगा कि उस संसद के जो पटल पर कालिख पोतने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। संसद इस देश के 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन इस तरह के पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर इस तरह की बातें जब जाती हैं तो देश का सर जो शर्म से झुकता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है अनुराग जी की, जब इस तरह के लोगों को संरक्षण दिया जाता है, आप देखेंगे कि बहुत छोटी मोटी जो है बात किए थे संजय सिंह जी। जी मैंने पॉइंट सॉरी अशोक जी, मैंने पॉइंट ले लिया। तो इस तरह की चीजें जब हुई थी, तो अगर राकेश जी दो चीजें हैं। अगर पहले से पहला, किया गया तो इस तरह की बातें एक नहीं व्यक्ति अगर आरोप लगाता है और जो भी बिदुड़ी साहब ने कहा वो सब ऑन रिकॉर्ड है, कुंवर दानिश अली ने क्या कहा वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, वो जांच का विषय। यानी एक आरोप लगाया गया तो दूसरा आरोप लगा दिया जाए तो क्या पहला आरोप गलत हो जाएगा? उस पर आपकी प्रतिक्रिया। दूसरा, सपा और पॉलिटिकल एनालिस्ट जवाद साहब दोनों कह रहे हैं ये विचारधारा की लड़ाई है, क्या यही सिखाया गया है इसलिए बोल रहे हैं ऐसा? देखिए रजत जी, दो बातें कही गई। जवाद साहब ने कहा कि ये मामला हिंदू और मुसलमान का है, और अशोक यादव जी ने कहा कि ये आरएसएस की विचारधारा है। मैं एक इंसिडेंट आपको याद दिलाता हूं। इसी देश की इसी पार्लियामेंट में जब रमा देवी जी सदन की अध्यक्षता कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सांसद, और आजम खान संसद के सदस्य हुआ करते थे, आपको बिल्कुल याद होगा कि कैसे आजम खान ने संसद में मुस्कुरा करके बड़े हंसी मजाक के लहजे में एक सेक्सियस्ट रिमार्क, लैंगिक टिप्पणी करने का काम किया था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आजम खान मुसलमान है और मुसलमान ने जानबूझ करके किसी हिंदू महिला पर टिप्पणी की है? क्या हमने ये एंगल ढूंढना था? क्या कभी ये एंगल क्या हमने कहा था कि समाजवादी पार्टी की यही मानसिकता है कि समाजवादी पार्टी के भीतर महिलाओं का अपमान सिखाया जाता है और इसीलिए आजम खान ने अपने सिखाए गए संस्कारों के आधार पर आकर के इस प्रकार की टिप्पणी की है? ये किस प्रकार की बहस को ले जा रहे हैं? रमेश बिधूड़ी जी ने अगर कोई बात कही तो निश्चित तौर पर जो बातें रवि किशन जी कह रहे हैं या जो बातें निशिकांत दुबे जी ने कही हैं, उन बातों को मद्देनजर रखा जाना चाहिए कि आप लगातार रनिंग कमेंट्री करके किसी को इतना उत्तेजना में ले आते हैं कि वो अपना आपा खो बैठे और उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकले जो निश्चित तौर पर संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, जो निश्चित तौर पर सदन के भीतर नहीं कही जानी। भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको स्वीकार किया, हम मानते हैं कि गलत है, लेकिन अखिलेश करी है, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये सेकेंडरी मामला मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि क्या नहीं आप बताइए
मैं उदाहरण देकर के जब बता रहा हूं, आजम खान के बयान पर अखिलेश यादव उनका बचाव कर रहे थे, बेसब्री के साथ बचाव कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सदन के भीतर ही तुरंत खेद व्यक्त किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक स्वर में इस बयान को खारिज किया। रमेश बिधूड़ी से जवाब मांगा। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया। लेकिन ये जवाब साहब, ये जो लगातार हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं, जहर घोलने का काम तो आप करते हैं। हमने तो नहीं कहा अशोक यादव जी जवाब इसलिए उसने रमा देवी कहा जब आजम खान साहब ने टिप्पणी करी थी तब तो बीजेपी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया था, अब क्यों कर रहे हैं हिंदू मुसलमान? देखिए, जो आजम खान साहब की टिप्पणी थी, वो टिप्पणी पहली बात की जो राकेश साहब का रहे सेक्सिस्ट कमेंट, वो ऐसा नहीं था। ये चीजों को ये डिरेल कर रहे हैं, दूसरे दिशा में ले जा रहे हैं। अगर इस तरह की इनको महिलाओं के प्रति इतना सम्मान अगर रहता तो महिलाओं के शोषण करने वाले भाजपाई जो स्वामी चिन्मयानंद और ब्रिजभूषण शरण सिंह लड़कों से गलतियां हो जाती हैं वाले लोग, ये आएंगे महिलाओं का सम्मान सिखाएंगे। इस तरह का अगर सम्मान रहता तो देश की पहलवान बेटियों को शोषण करने वालों को लोग संरक्षण नहीं देते। और बात कर रहे हैं महिला सम्मान की, आप देखेंगे कि सारे राजनीतिक दलों का अगर सर्वे कर लेंगे, ठीक है। एक बार हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब जुड़ गए, एआईएमआईएम का पक्ष रखते हैं। दानिश भाई, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस वक्त कुछ टेक्निकल एरर थी। दानिश साहब, लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कुंवर दानिश अली वर्सेस रमेश बिधूड़ी था और ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज को लेकर विवाद था, इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं था। लेकिन ओवैसी साहब की जो एंट्री हुई और जो उनकी तकरीर है, अगर आप कहिए तो एक बार फिर से सुना सकते हैं आप। उन्होंने तो सीधे इसको मजहबी रंग दे दिया, कहा साहब मुसलमान की तो लिंचिंग हो जाएगी, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लेने की जरूरत है, जो मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि देश के जो 550 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो देश के तमाम अवाम का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये समझ लेने की जरूरत है। इसलिए किसी एक व्यक्ति को कही नहीं गई और किसी एक व्यक्ति ने कही नहीं, इन बातों को समझ लेने की जरूरत है। वहां पर प्रतिनिधित्व करने के लिए 550 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इसलिए है क्योंकि पूरे देश की 140 करोड़ आवाम जो है वो जाके पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकती, तो ये समझ लेने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ भी कहा, क्या वो जो कुछ कहा उन्होंने वो कहा जो अपना प्रतिनिधित्व लेकर आए थे, और दानिश अली के सामने जो कुछ भी पेश हुआ वो अपना प्रतिनिधित्व लेकर आए थे। सवाल यह है कि देश के प्रतिनिधित्व का सवाल है, और सबसे बड़ी पार्लियामेंट जो है दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र का जो मरकज है, जो सेंटर है, उसमें नई पार्लियामेंट बनती है और नई पार्लियामेंट में सबसे पहले अल्फाजों का जो इस्तेमाल हो रहा है, ये बताइए कि किस कैटेगरी में गिनेंगे हम उनको? क्या महज एक नोटिस से काम खत्म हो जाएगा? राकेश जी, नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि किसी दिए गए बयान पर इमीडिएट राजनाथ सिंह, भारत के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, उन्होंने तुरंत खेद जताया कि ये बात जो कही गई है ये बात उचित नहीं है। हम इस पर खेद प्रकट देखिए, मैं एक सवाल, इस पर विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि बात रिग्रेट की नहीं है। जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं राजनाथ जी की, मैं मानता हूं इस बात को। इसमें दूसरा पॉइंट आया कि पिछले ही सत्र में अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, जो सबसे बड़ी विपक्षी दल है लोकसभा में, उन्होंने भी एक टिप्पणी करी थी और उस टिप्पणी के बाद तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि लास्ट दिन था हाउस का, मुझे याद है। उसके बाद मामला कमेटी में गया था, फिर उनको रिज्यूम किया गया था। तो कहा साहब इससे ज्यादा खराब टिप्पणी रमेश बिधूड़ी ने करी, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, किसी पर भी सदस्य पर कार्रवाई करना नहीं करना ये लोकसभा अध्यक्ष का प्रोवेगेटिव होता है, विशेष अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष इसको तय करने का काम करेंगे कि किसकी टिप्पणी किस कार्रवाई के जद में आती है। आप देश की न्यायपालिका में जजेस के विवेक पर भी सवाल खड़ा करेंगे कि फला मामले में भी चोरी की थी तो दंड ये नहीं दिया था, और फला मामले में चोरी की थी तो दंड ये दिया गया? अरे भाई, ये तो न्यायाधीश के विवेक पर होता है ना। सदन में चेयरमैन के ऊपर आप छोड़ेंगे ना, सभापति के ऊपर छोड़ेंगे ना कि वो क्या तय करेंगे। और अब पूरे मामले को चेतावनी भी दी गई, इस पूरे उनके शब्दों को कार्रवाई से बाहर भी निकाला गया, और फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर रमेश बिधूड़ी के बयानों को देखा जा रहा है तो दानिश अली के बयानों को भी देखा जाए, दोनों की समानुपातिक आधार पर विश्लेषण किया जाए, और निश्चित तौर पर जिसका जो दंड बनता है उसको दंड देना चाहिए। लेकिन दानिश अली के मामले में दोनों देखिए ना, विवेकाधिकार चेयर का स्पीकर इस पर फैसला लेंगे क्या करना है क्या नहीं, हम नहीं बोल सकते कि क्या हो, पहला। दूसरा, रमेश बिधूड़ी गलत है, बीजेपी के प्रवक्ता ही बोल रहे, बीजेपी बोल रही, शो कॉज नोटिस भी दिया है। कुंवर दानिश अली का क्या? अगर उन्होंने भी प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, जो कि आरोप रवि किशन, अमरनाथ यादव
और खुद रमेश बिधूड़ी ने लगाया और निशिकांत दुबे ने, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो दोनों तरफ से बोलिएगा। नहीं तो फिर उनको नोटिस क्यों दिया गया? राजनाथ सिंह ने उठ करके क्यों कहा गया किसी की भावनाएं आहत होती हुई? तो मैं उस चीज को जो है समर्थन नहीं करता। जब यही बात थी, या तो देखिए दो चीजें नहीं हो सकती। अगर राजनाथ सिंह खड़े हुए, उन्होंने बात करी, वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं, हाँ। तो चले। लेकिन इसके पीछे एक पस मंजर और आपको बताता हूं। कोई भी सांसद या कोई भी बड़ा नेता कुंवर दानिश अली के पास गया जो यहां पर सब बयानबाजी कर रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, जिसने गले जाकर के लगाया। कुंवर दानिश अली का स्टेटमेंट है, मैं रात भर सो नहीं पाया, मेरी दिमाग की नस फटने को हो रही थी। कौन से लोग गए? जाके कहा, दिलासा दिया कि नहीं, जो गलत हुआ है, हम सब सम्मानित हैं, देश की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसी संसद बताने की, ये नजीर पेश करने की कोशिश नहीं करी गई कि हाँ यही होगा यहां की अक़लियतों के साथ, और इसी भाषा का जो है ये समर्थन करना बैठे हुए किस बेशर्मी के साथ कि यही होगा अक़लियतों के साथ। अब तो सदन के अंदर हो रहा है। और माफ करिएगा, मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि दानिश अली साहब की लिंचिंग हो सकती है। अरे मैं कह रहा हूं उनकी लिंचिंग हो गई शब्दों से। जो अल्फाज यूज करेगा वो लिंचिंग से कम नहीं थे। और पूरी भारत के लिए और यहां की अक़लियतों के लिए, और पूरा विश्व देख रहा है बैठ करके। आ रहा हूं अशोक जी, मैं आपके उससे पास आ रहा आगे हूं, बढ़ के दानिश कह रहा हूं। कुरैशी जी के पास जा रहा हूं। दानिश भाई, मैं थोड़ी देर के लिए आप रमेश बिधूड़ी वाले एपिसोड को अलग रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए। जो बीजेपी के और एमपीज हैं, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है लोकसभा स्पीकर को, और ये बात कही है कि नहीं साहब, पीएम के लिए आपत्तिजनक शब्द दानिश नहीं यूज करे पार्लियामेंट में। हालांकि वो ऑन रिकॉर्ड नहीं थे, जो मेरी जानकारी, क्योंकि मैं उस वक्त हाउस में मौजूद था, तो जो चीज ऑन रिकॉर्ड होती है वो मानी जाए। लेकिन कई भी, और कहा रेगुलर ऑफेंडर है, और जो भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री के खिलाफ किया गया वही प्रोवोकेशन का कारण बना रमेश बिधूड़ी का। ये जो लॉजिक दी गई, इस पर आपका वक्तव्य? साथी पैनलिस्ट जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुझे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट खुदा के वास्ते ये बता दीजिए कि जो अल्फाज नरेंद्र मोदी जी के, जो अल्फाज दानिश अली के लिए इस्तेमाल हुए, अगर वो अल्फाज सदन में किसी व्यक्ति ने मोदी जी के लिए इस्तेमाल कर दिए होते, तो मुझे ये बताओ कि क्या बाकी बचता कुछ? क्या उसका घर सलामत रहता? क्या उसका बुलडोजर सलामत रहता? कुछ बचता? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। सवाल ये है कि ये सारी चीजें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी मुख्य संबंध है, अभी तक उनका एक स्टेटमेंट नहीं आया। मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया दानिश अली के मामले में, या खुद अपनी पार्टी के को लेकर के जिस तरीके का उनका वो होना चाहिए था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उनके क्या फीलिंग्स होने चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे नहीं कर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या उनके क्या फीलिंग्स आने चाहिए थे। आप समझ लीजिए कि 550, जब आप बात करते हैं पूरे देश की, जब आप बात करते हैं प्रधानमंत्री पद की और सबके साथ सबके विकास की, तो मुझे ये बता दीजिए क्या दानिश अली उससे एक्सक्लूड हैं? जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, कोई सड़क छाप गुंडा भी इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। क्या करता है? और पार्लियामेंट के अंदर में अगर इस सेशन का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर तो रह क्या गया, बाकी क्या बचा? बताइए आप। राकेश जी, मैं बात आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है राकेश जी, मेरे ये पास बात तो इसका है, कोई अल्फाज नहीं है। ये दो तरफा है, और दोनों आपकी अपनी भावनाएं हैं, पक्ष की अपनी भावनाएं। लोग ये कह रहे हैं कि साहब ऑन रिकॉर्ड बिधूड़ी साहब ने जो कहा, ठीक है, जो कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में वो प्रेरोगेटिव है, मैं मानता हूं। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि एक मैसेज जाए कि साहब सदन में तो कम से कम ये भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। देखिए रजत जी, सदन में हो या सड़क हो, भाषा का इस्तेमाल कहीं भी खराब नहीं होना चाहिए। भाषा हमेशा संयमित होनी चाहिए। लेकिन ये दोहरापन जो भाषा के लेकर के दिखाई पड़ता है ना, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति अगर भाषा का गलत इस्तेमाल करे तो इस पर हाय तौबा बचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान अगर प्रधानमंत्री जी के प्रति उसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिस शब्द को लेकर के इतनी हाय तौबा, जब व्हाट्सएप कह रहे हैं कि उनके कानों की नसें फट गई, उनकी दिमाग की नसें फटी जा रही हैं, वो रात भर सो नहीं पाए हैं। अरे भाई, ये उदय भान ने क्या कहा है? ये विश्लेषण दिए हैं क्या? ये प्रधानमंत्री जी को लेकर के जो गालियां प्रयोग की है, और यह कोई पहली बार नहीं की गई है। देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर के 100 से अधिक बार गालियां दी गई हैं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा। सोनिया गांधी जी ने स्वयं उनके प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की है, प्रियंका वाड्रा ने की है, राहुल गांधी ने की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या इसको कभी ये कहती है कि प्रधानमंत्री जी सो नहीं पाए? क्या प्रधानमंत्री जी सो नहीं पाए? मुझे लगता है कि ये दोहरेपन से बाहर आना चाहिए। ये दोहरेपन से बाहर आना चाहिए। सत्य को स्वीकार करिए। हमने स्वीकार किया कि अगर
कहीं कोई गलती हुई है तो गलतियों को हम स्वीकार करेंगे, हम गलतियों की सजा के पक्षधर नहीं है, लेकिन वो तो सारी चीजें दोहरापन मौजूद है बंद ना। किया जाना चाहिए। ये आपका जो नफरत का बाजार आपने लगाया है ना, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बाकी रह गया है। इस नफरत के बाजार को ऐसा ताला पड़ने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ताले की चाबी नहीं खोल पाएगी। ये तरीका और हर ठीक एक नहीं क्षेत्र में है, ये याद देश की रखिए, सांप्रदायिक आने सद्भाव वाले के लिए वक्त ठीक नहीं में है। हर एक क्षेत्र में मोहब्बत की दुकान खुल करके रहेगी। फिर कह रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी ने नफरत के बाजार के अंदर जो आग लगा रखी है, उस आग को बुझाने का काम इंडिया अलायंस करेगा। उदय भान का मध्य बयान प्रदेश, बताओ ना। राजस्थान, ये उदय भान के बयान पर जहां जवान जहां क्यों चल रही है? 2024 में अरे ऐसी जब करारी उदय हार भान के मिलेगी, बयान के समय में ये कानों में आपने ये रुई क्यों लगा रखी है? याद रखिएगा इस हाथ नहीं, ये उदय भान का बयान सुनाई नहीं पड़ा क्या? ये हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर मैंने किसी की आलोचना तक नहीं सुनी। अब तक सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने कहीं कोई माफी मांगी हो तो बताओ। उदय भान अपने बयान पर अब भी कायम है, बेसब्री के साथ। पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बयान, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत जो है, बयान। इस देश की जो खुशबू है ना, वो मोहब्बत की है, गुलदस्ते की है। और जो खुशबू है इस मिट्टी की, आप उसको अरे जवाद, बदबूदार अरे जवाद, मौलाना जवाद, याद रखिएगा। अरे सुनो भाई मौलाना जनता जवाद, आपकी आवाज मौलाना को जो है ना, जवाद, वोट के अरे ये माध्यम से मौलाना बंद कर जवाद, देगी। सुनो सुनो सुनो, वोट के अरे भाई माध्यम से ये जनता कान बंद आपकी कर लेते हो आवाज क्या बंद कर बोलते देगी। समय? अरे भी कर्नाटक सुना भी के करो अंदर ना, बंद करा, भगवान ने ये मुंह दिया है बोलने के लिए, तो ये कान दिए सुनने के लिए भी ना। ये सारी इंद्रियों का उपयोग किया करो ना, केवल लगातार बोलते रहोगे, ये सुनाई नहीं पड़ेगा। ये उदय भान जवाब में हरियाणा उनकी का बात तो प्रदेश सुन अध्यक्ष लीजिए, जो वो भी बोल रहा आपको है, कुछ कहना हरियाणा चाह के रहे हैं। प्रदेश राकेश भाई अध्यक्ष बोलिए, के फिर बयान जाना पर अशोक कोई यादव जी के जवाब पास। नहीं है। नहीं, राकेश मुझे जी। आश्चर्य है कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बयान पर अब तक एक सवाल भी, एक जवाब भी उदय ये जवाब के मुंह से नहीं निकल रहा है, दानिश कुरैशी के मुंह से नहीं निकल रहा है, या अशोक यादव के मुंह से नहीं निकल रहा है। ये हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के बयान को उदय भान स्वयं गलत ठहराने को तैयार नहीं है। वो कह रहे मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। पूरी कांग्रेस पार्टी से एक आलोचना निकल करके नहीं आई है। उसका जवाब दीजिए, किसने जर्सी गाय कहा था, किसने हाइब्रिड बछड़ा कहा था, किसने 50 करोड़ तो की यही गर्लफ्रेंड समझाते की रहिए, की? वॉट अबाउट किसने करते रेनकोट रहिए, पहन करके किसने नहाने किसको को क्या कहा कहा, था? किसने किसको क्यों, तमाम तो ऐसे क्यों रो बयान रहे दिखाऊं हो? आपको, फिर रमेश चला बिदुड़ी ने जो टीवी कहा के फिर रो क्यों रहे हो? ठीक है, फिर और रोना दानिश बंद करो। दानिश साहब, रमेश बिदुड़ी ने बीजेपी जो कहा वो प्रवक्ता कह दिया, राकेश त्रिपाठी जी फिर कह रोना रहे धोना हैं बंद करो ना। कि क्यों रो प्रधानमंत्री रहे हो? जी को क्या क्या बयान नहीं दिए गए, क्या क्या अब शब्द नहीं बोले गए, तब तो कोई सामने नहीं आया कि नहीं साहब ये बयान गलत है। मैं बताऊं आपको, देखिए बताइए। होता क्या है कि जब बिहार में रातों रात सत्ता पलटनी होती है तो मोदी जी का वो आ जाता है ट्वीट, लेकिन देश की ट्रेन के अंदर में एक विशेष समुदाय को नहीं, मुसलमानों को निशाना बना के एक गुंडा वर्दी में आ जाता है और जाके वो ये कहता है कि इसको वोट कीजिए और उसको वोट कीजिए। उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री के मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकलते, ना कोई ट्वीट आता है उनके लिए जो लोग उस घटना में मारे गए। सवाल ये है कि ये जो दिन प्रतिदिन जो घटनाएं बढ़ रही हैं, ओवैसी साहब ने जो कहने का मतलब निकल के आता है वो यही आता है कि वो दिन दूर नहीं है जो हमने ट्रेन में देखा चंद महीनों पहले, वही हम शायद आने वाले दिनों में देखेंगे क्या पार्लियामेंट में, उसी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी उस पे अल्फाज पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप निकल के नहीं आते उस पे बाहर। आप मणिपुर की बात करें तो 2-2.5-3 महीने तक वहां दंगे फसाद होते रहे। जब तक बहनों की इज्जत पर हमला नहीं आ गया तब तक प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं निकले। मतलब ये तो हद हो गई है। आपका राजनीतिक रोड की सेक नहीं होती है तो आप देखिए पूरा इतना सारा भाषण आज पूरा मध्य प्रदेश में देखिए कितना जोर शोर से बोल रहे थे, लेकिन बाकी इन बातों पे कभी नहीं बोलते वो। तो हमारा अफसोस इस बात पे है कि आप तो कहते थे सबका साथ और सबका विकास, कैसे होगा बताइए तो। राकेश जी, ओवैसी साहब ने भी यही बात कही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कैसे होगा? नहीं हो रहा है, हम केवल कह नहीं रहे, करके दिखाया है। हमारी लाभार्थी की सभी स्कीमों में आज हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उसको लागू करके दिखाया है। लेकिन दानिश कुरैशी साहब का मैं कम से कम आभार तो व्यक्त कर ही दूंगा कि दानिश कुरैशी साहब ने कम से कम आज ये नहीं कहा कि संसद के भीतर से मार्शल हटा लो 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मार्शल हटा लो और फिर देखो उसके बाद क्या होता है। ऐसा ही तो कुछ कहा था ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसके बाद हम 15 करोड़ है बताते हैं क्या होगा। तो आप तो संसद में भी ये कह सकते हो कि मार्शल हटा लो 15 मिनट के लिए, फिर देखो क्या होगा। सुनिए, देखिए प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में क्या बोला वो उनको याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि उनके घर से चंद मीटर की दूरी पे देश का एक सांसद ये कहता है कि यहाँ मुसलमानों के पास से आप ठेला का सामान मत खरीदिए, ठेले का सामान मत खरीदिए। दूसरी तरफ एक महिला कहती है कि चाकू को धार लगा लीजिए। बताइए, उस पे तो प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, कब बोलेंगे? कि आप बोले, उस पे तो कोई एफआईआर भी नहीं हुई।
मतलब कहने का मतलब ये है कि देश में अगर भारतीय जनता पार्टी या उसमें आप भीतर जुड़ जाते हैं तो मतलब सारे खून माफ है आपके। चाहे महाराष्ट्र के अंदर में सरकार हो तो 2 दिन पहले मोदी जी ये कहते हैं कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, 2 दिन बाद वो लोग बीजेपी में आ जाते हैं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। ये सारा सिस्टम जो था देश को कोलैप्स कर रखा है, मेरी तो समझ से परे है। त्रिपाठी जी आप क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ नहीं पा रहा, मेरे पास इल्म नहीं है इतना जितना आप बता रहे हैं, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं होगा शायद। ठीक है, अशोक जी के पास। अशोक जी थोड़ी देर के लिए आप भी भूल जाइए कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आज रमेश बिधूड़ी जी ने बयान दिया है, मैं मान लेता हूं शरद चनी साहब, कुमार दानिश अली साहब ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, लेकिन पार्लियामेंट की परंपरा ऐसी नहीं रही। ठीक है, विवाद हो सकता है, अपवाद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, पक्ष विपक्ष हो सकता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक भाषा की मर्यादा होती है। क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि है, लोकसभा की बात हो रही है, लेकिन जो एक भाषा की मर्यादा है राजनीति में, आपको लगता नहीं कि पहले तो सिर्फ चुनावों तक सीमित था, कि जब चुनाव होते थे तब बिलो द बेल्ट था, लेकिन अब धीरे धीरे वो मर्यादा और कम होती जा रही है। जो लेवल है स्पीच का वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं किसी पक्ष विपक्ष, किसी पार्टी, किसी नेता की बात नहीं कर रहा, एक ओवरऑल आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी की बात करिए, बीएसपी की बात करिए, समाजवादी पार्टी की बात करिए, सब जगह आपको ऐसे नेता मिल जाएंगे। क्यों ऐसा माहौल है? देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि जो डिसेंशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, लेकिन कमोबेश से जब 2014 के बाद से अगर आप डिसेंट कर रहे हैं कि किसी से असहमति करेंगे आपको कुचल दिया जाएगा। इस तरह का माहौल देश में क्रिएट किया गया। इसके पहले भी सरकारें थी, इसके पहले भी विपक्ष थे और तमाम सरकारों पे सवाल भी उठते थे, लेकिन उनके घर में बुलडोजर नहीं चलता था, उनके सांसदों को सस्पेंड नहीं कर दिया जाता था। लेकिन ये नई कल्चर डेवलप हुई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह की कार्रवाई अगर लोकसभा स्पीकर, जिनको कहते हैं कि ये संवैधानिक रूप से मतलब किसी पक्ष का पद नहीं होता, संवैधानिक पद होता है, लेकिन कमोबेश लोकसभा स्पीकर हो, विधानसभा अध्यक्ष हो या गवर्नर्स हो, जिनका आज की डेट में अगर देखा जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की कई टिप्पणी इस तरह की बातें करती है, गवर्नर और विधानसभा अध्यक्ष का जो ड्यूटी है वो मतलब सवालों घेरे में है। तो मुझे लगता है लोकसभा अध्यक्ष जी को अपनी मोरल ड्यूटी, अपनी संवैधानिक ड्यूटी का पालन करते हुए उनको तत्काल अगर सस्पेंड कर दिए होते तो इस तरह का सवाल नहीं उठता। दूसरी बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी के करीब 1 दर्जन ऐसे सांसद हैं जो कि इस तरह की बातें उठाते हैं, जहरीली बात बोलते हैं, अगर उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन लिया होता तो आज एक मतलब उनकी हिम्मत नहीं पड़ती जो है कि रमेश बिधूड़ी जी की हम बोलते इस तरह की बात पार्लियामेंट। जवाब दे आ रहा हूं राकेश जी कि जो ये अशोक जी कह रहे हैं कि साहब रिपीटेड बयान बीजेपी की तरफ से आया है, अगर आप पहले ही एक्शन ले लेते तो मामला यहां तक नहीं बढ़ता। देखिए मैं फिर एक इंसिडेंट से आपको याद दिलाऊंगा। उत्तर प्रदेश में मायावती जी को लेकर के एक टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने की थी। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन उसकी तुरंत प्रतिक्रिया में बहुजन समाज पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत तमाम उनके बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने उस नेता की पत्नी, उनकी मां और उनकी पुत्री के संदर्भ में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां सार्वजनिक तौर पर की थी। ना बसपा ने उसकी कभी आलोचना की, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपनी पार्टी में शामिल करा करके उनको अध्यक्ष बनाने का काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से कभी कोई अभद्रता हुई, कोई अपशब्द कहे गए तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया है, सार्वजनिक तौर पर उस पर खेद प्रकट किया है, कार्रवाई करने का काम किया है। लेकिन यह नैतिक साहस ना सोनिया गांधी में है, यह नैतिक साहस ना मायावती जी में है, यह नैतिक साहस ना अखिलेश यादव में है कि वो आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की बात करें। कभी किसी भी बयान पर ना माफी मांगते हैं ना कार्रवाई करते हैं, बेशर्मी के साथ आकर के भाजपा से सारी नैतिकता की अपेक्षा करते हैं। बीजेपी कह रही है, राकेश जी कह रहे हैं साहब आप बिधूड़ी वाला मैटर भी ले लीजिए, व्यवहार में लागू करके दिखाया है। उनको नोटिस सर्व हुआ है, आगे क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी ये चेयर है, हमको वेट करना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं होता। कहा जब जब उन्होंने इंसिडेंट बताया, कहा जब जब ऐसी टिप्पणियां बीजेपी के लीडर्स ने करी हैं उनको सजा बीजेपी ने दी है, लेकिन बाकी दलों में ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं ये परिपाटी सिर्फ बीजेपी की है। मैं आपको लिस्ट दे करके नाम वाइज क्रम वाइज बता रहा हूँ। जो नेता भारतीय जनता पार्टी ने ये रवैया अख्तियार कर रखा है, जो नेता अक़लियत के ऊपर जितनी गंदी से गंदी टिप्पणी करता है उसको ये उतने बड़े ओहदे से नवाजते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 80 और 20 की बात किसने करी? उसके बाद अभी हेमंता विश्व शर्मा के दिन रात आए दिन बयानबाजी आती रहती है, हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं, उस पे देखिए यहीं दिल्ली के अंदर देश के गद्दारों को और क्या करो, कौन से नारे लगाए, उनको किस तरीके से आपने सम्मानित करा गया।
उससे गद्दारों पहले को माला नुपुर शर्मा पहनाइए। का भी हमने किस्सा नहीं, देखा गद्दारों हुआ को था। माला पहनाइए उसके ना आप बाद जाके। यहीं परवेश जाइए, वर्मा गद्दारों के दिल्ली के तलवे अंदर चटिए क्या आप जाकर के। बयानबाजी करते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। साक्षी महाराज क्या बयानबाजी करते हैं वो भी हमारे सामने मौजूद है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या बताइए ना बयानबाजी क्या करती बयान हैं, दिया है? वो भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम ऐसी नजीरें बिहार चले जाइए, बिहार के अंदर एक है उनका सिर्फ काम ही कोई नहीं है दूसरों को पाकिस्तान चले जाओ पाकिस्तान चले। टेप रिकॉर्डर जो स्टार्ट होता है उनका पाकिस्तान भेजने से लेकर जाना ही चाहिए ना, उसके सिवा जिनकी कोई आता निष्ठा नहीं है। पाकिस्तान में और हो, तमाम वो इनके जाना ही चले चाहिए। जाइए गए थे ना मंत्री, कुछ वो भी यही जवाब साहब बयानबाजी छूट गए करते थे। हैं। जवाब साहब यही की अब्बा दिल्ली हुजूर के से अंदर गलती हो गई ये थी, नारे वरना दिल्ली जाना के चाहिए अंदर था। जंतर मंतर पे लगे, वो नारे अगर हो सके तो सार्वजनिक तौर पे लगा दिए। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, कितने लोग जेल के अंदर गए, कितने लोग घूम रहे हैं आज भी है। यही एक आदमी घूमता है यति नसीमानंद नाम का, दिन रात आए दिन जहरबाजी बयानबाजी करता रहता है। ठीक है, यही आ रहा है हूं। RSS एक बार के लोग। दानिश कुरैशी जी के पास। इनको दानिश जी, आपको लगता नहीं है ये जो बहस थी ये लिमिटेड थी लोकसभा तक, सो गए थे क्या? पार्लियामेंटेरियंस के बीच में लिमिटेड थी, लेकिन आपने ओवैसी साहब ने इसको सीधे सीधे हिंदू और मुसलमान से जोड़ दिया। दानिश साहब आ रहा हूं, राकेश भाई 1 मिनट में आ रहा हूं। दानिश ये साहब सुनाई नहीं पड़ा था बयान। देखिए सुनिए मैं आपको बताऊं। देखो, इसको सबसे पहले हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी इससे देखने की जरूरत नहीं है। देश के अंदर में पार्लियामेंट जो है वो सबसे बड़ा मतलब जमहूरी मरकज है और वहां पर लोगों की समस्या का निराकरण लाकर देना वो अवाम के जो प्रतिनिधि हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी जिम्मेदारी है, उनके जिम्मे है। सवाल ये है कि जिस पार्लियामेंट में इस देश के अंदर में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए न्याय और कानून बने, किस लिए बनाए गए? क्योंकि जुल्म और ज्यादती हुई। आज अगर बात हो रही है दानिश अली की बात, तो क्यों हो रही है? क्योंकि जुल्म और ज्यादती का मामले बन रहे हैं। अगर मणिपुर की बात की जा रही है, आप ये कह रहे हैं कि ये मामले को दानिश अली और सिर्फ रमेश बिदुड़ी के बीच में महदूद रह जाना चाहिए था। ये कितना मुनासिब है, कितना मुनासिब है? मैं तो समझता हूं कि हर एक देश की तरफ से हर एक जिम्मेदार नागरिक का काम है कि रमेश बिदुड़ी के खिलाफ खत लिखे, प्रधानमंत्री को भी लिखो और खुद उन्हें लिखे। इस बात का महसूस हो जाए उनको कि किस तरीके की ओछी हरकत उन्होंने की है पार्लियामेंट के अंदर में। राकेश जी, मुझे बड़ा आश्चर्य, मैं फिर वही कहूंगा कि दोहरापन जब आपके वक्तव्य में दिखाई पड़ता है ना, आप तो बड़े आपकी आचार्य जी बात की रहेंगे। अपील का कोई असर नहीं होता है। आप मणिपुर पर आपकी पीड़ा है, बिहार में एक महादलित युवती को नग्न कर घुमाया गया, उसके मुंह पर पेशाब किया गया। आपकी पीड़ा नहीं है। क्या पर क्या मणिपुर महादलित की पीड़ा, बिहार के महादलित की पीड़ा नहीं है? आप ये पीड़ा को सिलेक्टिव तरीके से जब देखते हैं ना, तब आपत्ति होती है। ये दोहरापन बंद करिए। भाजपा का कोई नेता करे तो वो महाअपराध होता है, और समाजवादी पार्टी के नेता अपराध करे, कांग्रेस के नेता अपराध करे तो वो सदाचार होता है। ये पापाचार को आप सदाचार करेंगे? ये परिभाषाएं बंद करिए भाई। आखिरकार नापने का पैमाना तो एक रखिए ना, नापने का पैमाना तो एक होना चाहिए ना। भाजपा के नेता के जो अपशब्द है वो हरियाणा के अपशब्द कैसे आखिरकार सार्थक शब्द हो सकते हैं? मतलब नहीं, भाजपा का पाप पाप होगा और कांग्रेस का पाप, सपा का पाप, AIM का पाप पुण्य हो जाएगा। अरे भाई, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के बयान की आलोचना अगर नहीं कर सकते तो रमेश बिदुड़ी के बयान पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है आपको। कुरैशी साहब, देखिए, मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि वो ये कह रहे हैं कि मणिपुर पे जो घटना हुई, मतलब उसकी उनको कोई वो ही नहीं है। ठीक है, सवाल आके ये खड़ा है, ये एक लंबा मामला है। वक्त की थोड़ी कमी दानिश भाई, रोकना पड़ा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल का आज हिस्सा बने। कोशिश हमारी ये थी, विवाद शुरू हुआ लोकसभा में दानिश अली बीएसपी के सांसद और रमेश बिदुड़ी बीजेपी के सांसद के बीच में। शुरुआत में जो एक पिक्चर आई वो यही आई कि रमेश बिदुड़ी बिल्कुल गलत है और बिल्कुल उन पर कार्रवाई होने जा रही थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी के और सारे एमपीज आए, उन्होंने कहा रेगुलर ऑफेंडर है और प्रधानमंत्री को गलत भाषा का इस्तेमाल दानिश ने किया। उसके बाद से मामला बैलेंस हो गया। अब दो पक्ष हैं और आज एंट्री ओवैसी साहब की हुई, जिन्होंने इसको एक मजहबी रंग दे दिया। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए।